कीजिए। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज, पहले ये दो शब्द समझते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस और सीरीज दोनों ही एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पर पहले समझते हैं सीक्वेंस किसे बोलते हैं और सीरीज किसे बोलते हैं। सीक्वेंस में जो टर्म्स होती है ना, उनमें कोमा लगाया जाता है, और सीरीज में प्लस या माइनस सिंबल लगाया जाता है पैटर्न में। फिर से समझना, अगर आप टर्म्स के बीच में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टर्म तो लिखी जा रही हैं, उनके बीच में कोमा लगा देंगे तो वो कहलाता है सीक्वेंस। और अगर उन्हीं टर्म्स के बीच में सिंबल लगा दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैट डैट डैश AN, तो इसे सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। तो इसे शॉर्ट में सिग्मा AN भी बोलते हैं, समीशन। इसका जो मतलब है समेशन, SUMMATION, समेशन, सिग्मा जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सिग्मा का मतलब टोटल। तो कहीं ना कहीं सीरीज और सीक्वेंस में बस इतना ही डिफरेंस है। वो टर्म्स जब देने की बात आएगी तो वो आपको क्वेश्चन में 2, 6, 10, 14, अगली वैल्यू क्या आएगी। तो यानी आप पैटर्न समझ गए। पर अगर मैं इसी चीज को 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस कहता तो अगली वैल्यू तो आप अभी भी बता दोगे। पर जो दोनों पैटर्न देने का तरीका है वो अलग दिया है। इसको बोलते हैं सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीरीज, पर है दोनों एपी। सर ये एपी क्या है? तो कुछ पैटर्न को स्पेसिफाई किया गया, 3 प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब पैटर्न का ही नाम है। प्रोग्रेशन में 3 प्रोग्रेशन को नाम दिया गया है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक हमारे 11th-12th का कंटेंट नहीं है, पर आईएससी में थोड़ा सा लिंक कर जाएगा एचबी, जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एक मिनट, पहले सीक्वेंस सीरीज का मतलब पहले क्लियर है। वेट, पैटर्न, अब मैंने अगर पैटर्न की बात करी तो जरूरी है पैटर्न हमारे को जो प्रोग्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस सेम दिखे। ध्यान से समझना, मैं कुछ नंबर लिखूंगा, अब बताना अगला नंबर क्या आएगा। 1, 3, 5, 7, अगला नंबर। पैटर्न समझ गए अब आप। 2, 4, 8, 16, थोड़ा सोच के बोलना, यानी भैया पैटर्न समझ गए। नहीं आया समझ? 1/3, 1/5, 1/7, 1/, अगला। पैटर्न समझ गए। पर एक चीज समझना, ये है एपी क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम है। ये है जीपी क्योंकि इसमें रेशियो सेम है। अब हमें, मेरे को कैसे पता चल रहा है? ये पता चलेगा अभी आज की क्लास में कि जीपी कहते किसे हैं, रेशियो सेम। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस अगर देखोगे तो बहुत अलग है। 4 का, 8 का, यहाँ तो डिफरेंस 16 का है, ये थोड़ी ना फिर एपी हुआ। पर दिस अपॉन दिस, टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इसे बोलते हैं जीपी। बट ना इसमें डिफरेंस सेम है ना रेशियो सेम है, पर नीचे देखो तो वह एपी की तरह लग रहा है। तो एपी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे एचपी बोलते हैं। तो हमारे सामने 3 तरीके के प्रोग्रेशन होंगे। कौन कौन से प्रोग्रेशन हमारे सामने? 3 पैटर्न में होंगे जो हमारी बुक को फॉलो करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा? एपी, जीपी और एचपी। बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से चैप्टर के नाम के साथ ही सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना आप एक पूरा चैप्टर था। डन। फिर जीपी, इसलिए वो 11th क्लास में उन्होंने ये कहा, यार जब बच्चे ने 10th क्लास में पढ़ लिया तो 11th में सेम चैप्टर क्यों पढ़े, जीपी के ऊपर फोकस कराओ। इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एपी हट गई। एपी आईएससी में बहुत बढ़िया से 3-4 एक्सरसाइज तेरी इसी पे चलेंगी पूरी पूरी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लियर है? बोलो हाँ। और एक हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? सुनो, इनके मतलब को भी समझ लेते हैं पहले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, जो आपने देखा होगा, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड करके। इसमें कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है।
और रेशियो को आर से डिनोट करके कैसे निकाला जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे। जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट करके डी आता था, आर आएगा सेकंड अपॉन फर्स्ट करके। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है। इसलिए एचपी के कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखाया जाता। आप पहले एचपी को ही पहले ऐसे करके एपी बना देते हैं, उसकी 10th टर्म निकाली, फिर उसी 10th टर्म को पलट दिया तो एचपी की 10th टर्म आ गई। इसलिए इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूले नहीं होते। इसलिए एपी अगर आपका आ गया तो एचपी अपना आप आ जाता है इतने शब्द पे ही, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन, इसी की क्वेश्चन की बात करता हूं भाई। जैसे चौथी टर्म ये रही, फिफ्थ टर्म क्या होगी 11, तो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ऐसी। अब समझो अगर मैंने कहा 15th टर्म क्या होगी, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहले ऐसे ऐसे पलट दिया, एपी बन गई, एपी की 15th टर्म निकाली, a + 14d, जो भी 15th टर्म आई उसको पलट दिया, तो किसकी 15th टर्म हो गई, एचपी की। ये समझ आया। इसलिए उसके अलग से कोई फॉर्मूले नहीं सिखाए जाते। अब पॉइंट आता है, बस एक बार क्विक रिवीजन छोटा सा दे रहा हूं एपी को लेकर के, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एपी में जो टर्म्स होती हैं a1 a2 3 डैश an के बीच में, तो a1 जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। याद रखना एपी हो या जीपी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता चल जाए एओडी, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को आराम से उधेड़ सकते हैं। बस आपको दो पैटर्न में, मतलब पूरे क्वेश्चन में एओडी पता चल जाए। और ए अगर सीरीज दे रहा है या सीक्वेंस दे रहा है तो आपको एओडी खुद ही निकालना है। पहली वाली टर्म ए हो गई, और डी यानी कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं। तो वेट, तो कॉमन ए1 को किससे डिनोट करेंगे हम ज्यादातर, ए से। और डी कैसे निकालेंगे, बोलो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एक होता है जनरल टर्म, nth टर्म। nth शब्द जीपी में भी यही यूज होगा, बस यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं और इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं। इसे डिनोट किया जाता है एन से। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है, बोलो हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। और इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2। अब ये सब बताने की जरूरत है क्या, क्लियर है। यहां तक कि आईएएस स्टूडेंट भी एपी पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके होते हैं। पर वेट, इसमें एक नन्ना सा कॉन्सेप्ट एड ऑन हुआ है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ से, जिसे आराम से समझेगा। अर्थमेटिक मीन जिसे बोलते हैं, क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक मीन। मीन मतलब बीच की वैल्यू, अर्थमेटिक मीन। अगर मैंने बोला अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बताओ, क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन है सपोज, तो ये क्या कहलाएगा, आर इन एपी। क्लियर है। और एपी में क्या होता है, बीच डिफरेंस सेम होता है, x माइनस ए करूं या b माइनस एक्स करूं सेम होगा। x प्लस एक्स क्या हो गया, a प्लस बी। तो 2x इजिकल टू एक्स इजिकल टू क्या रहेगा एट द एंड, बोलो, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, जिसे हम याद करेंगे एट द एंड। तो क्वेश्चन में एक चीज समझते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 + 12 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया। ये क्लियर है। पर इसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी आते हैं, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे बोलते हैं।
ठीक है, 2 and 18। अब क्वेश्चन में समझ लिएगा कैसे करेंगे। 2 और 18, बस यहीं पे क्या होगा, आगे जाकर के am की जगह gm होने वाला है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसमें बस इसका फॉर्मूला लग जाएगा an का। बीच में कितनी टर्म्स हैं, 3। अब वेट, a क्या है क्वेश्चन में, an क्या है क्वेश्चन में, क्लियर है, बोलो हाँ, नहीं आया समझ। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू, सुनो गुड क्वेश्चन, n क्या है, 3 टर्म्स अगर बीच में है तो टोटल टर्म्स कितनी रहेंगी, 5। अगर बीच में 10 टर्म्स हैं तो टोटल टर्म्स कितने रहेंगी, अगर बीच में 20 टर्म्स हैं, 80 है तो 9 है तो m है तो, ये ध्यान रखना है क्योंकि इस तरीके का कई क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। पर अभी n कितनी रहेंगी, तो वेट, तो a5 इजिकल टू क्या रहेगा, डायरेक्ट 4d लिख दूं, an क्या पता है मुझे, a क्या है और 4d, तो ये 2 उधर जाके, तो d की वैल्यू क्या आ गई, जैसी डिफरेंस पता चला तो आप पहला अर्थमेटिक मीन कैपिटल A1, कैपिटल A1 क्यों, क्योंकि स्मॉल से डिनोट करता तो A2 लिखना पड़ता मुझे सेकंड टर्म में, वो कैपिटल A2 कैपिटल A3। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा, डायरेक्ट कर दूं, 6 ऐड होता रहेगा। सेकंड अर्थमेटिक मीन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और थर्ड अर्थमेटिक मीन, और फिर इसके बाद पता है कि 18 आएगा, वो क्लियर दिख रहा है, नहीं आया समझ। नंबर ऑफ टर्म्स भैया को बता देता हूँ, एन का मतलब भैया भैया एन ना एन, तो जैसे ए और डी बताया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है बच्चा, बोलो हाँ। ये सारी पीडीएफ में एज इट इज शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख के आप नोट्स बनाइएगा, ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आया पहले, ये तो था पुराना कॉन्सेप्ट, अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ से तसल्ली से समझना, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मुझे तो परसों की क्लास और चाहिए होगी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए जो आज कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो पहले आराम से हाइपरबोला करना, जिसका मन करे एपी कर देना, जीपी की शुरुआत दे सकते हो 18 क्वेश्चन तक, उसमें भी डाउट आएंगे, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली होगा क्वेश्चनों में। पहले ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार एपी होता है उसी तरीके से जीपी, बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी अपना एक फॉर्मूला है, यस और नो, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जीपी से। अगर अब मैं इसमें आपसे बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट A1 टर्म्स तो इसमें भी होती होंगी, A3 और डैश डैश डैश, लास्ट टर्म को AN से डिनोट कर दिया, तो A1 क्या है यहाँ पे, इसे हम A से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म, R इसे हम कॉमन रेशियो बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे, और कॉमन रेशियो यानी R निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड डिवाइड बाय, डिवाइड करना है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, पहले क्लियर है। फिर AN किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म को, यानी nth टर्म को, यानी जनरल टर्म को, जनरल टर्म भी बोलते हैं n की टर्म्स में, जिसके लिए nth टर्म का अपना एक फॉर्मूला बना है। n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी होंगी। तो फिर से पहले एक एक फॉर्मूला सीखते हैं, nth टर्म ऑफ अ जीपी, और लगे हाथ सम का भी लिख देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सुनो, रटेंगे नहीं समझेंगे। A1 अगर A है तो जो सेकंड टर्म होती है ना, तो रेशियो की इनटू हो गई, चाहे आप दिस अपॉन दिस करो, आ रहेगा। थर्ड टर्म क्या हो गई,
एक और आर की इंटू हो गई, इसके अपन में ये करोगे आर ही आएगा। तो फोर्थ टर्म क्या हो गई? तो आप एक चीज नोटिस करो, जहां जो यहां लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कम होके आ रही है। तो अगर मैंने ए एन बोला तो आप क्या लिखोगे? ए आर की पावर, यानी कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा लास्ट टर्म का? ए आर की पावर n-1। ये पावर में है -1 भी। और जबकि फॉर्मूले में सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन का, ए आर की पावर n। तो बच्चे इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि -1 जो पावर में है वो पावर में ना हो करके पावर में, मतलब यहाँ पे तो हैबिचुअल हो गए, यहाँ भी पावर समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अलग से बने, इसमें और उसमें अंतर है। ये पावर में एक कम कर रहे हैं या अलग से r-1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब ये चीज तो तभी समझ आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और एस एन का एक और फॉर्मूला भी है, ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, पर कब? जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। क्वेश्चन करूं अब इस पे? नोट कर लीजिए पहले से, क्योंकि अब ये फॉर्मूला है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों को हमें आराम से रगड़ना है मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस करके। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के काट दिया, माइनस नीचे भी और ऊपर भी एक ही फॉर्मूला है वो दोनों। ध्यान से देख, ऊपर भी निकाला है तो डिनोमिनेटर में भी नीचे निकाला है सेम। ठीक है, बुक दे देना भैया। अब बातें करे जा रहे हो लगातार, पता है मुझे, समझा दे फिर से। ये समझ आया? बस रेशियो इसमें वही वाली बात है, जैसे लाइक एपी में ए और डी पता चल जाए, जीपी में ए और आर पता चल जाए बस, उसके बाद हम क्वेश्चन आराम से दे देंगे। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देगा तो एन में छोड़ देंगे आंसर, नंबर ऑफ टर्म्स देगा तो एन भी रख देंगे। इतना अंतर आता है। अब पता है क्या है, एक पजल की तरह है कि फॉर्मूला तो यही रहेगा, अब आप इनको किस तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये मैटर कर रहा है। कुछ क्वेश्चनों में ए और आर डायरेक्ट दे देगा, कुछ क्वेश्चनों में ए और आर आपसे निकलवा के फिर कुछ और क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उसके लिए मैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर देता हूं पहले। तो नहीं करें बस, तो थ्री तो छोटा है, वो तो कर लिया होगा। हाँ फिर भी कर, तो समझ नहीं आया क्या उसमें? अरे उसमें सेम स्ट्रेट लाइन की तरह ही तो है, उस बात से मतलब नहीं है। क्वेश्चन जैसी पेज खोल के देखेगा सब याद आ रहेगा। जो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे 2 पॉइंट्स में होता था वैसे 3 पॉइंट्स में हो गया। कल समझा दूंगा, इट्स ओके। अरे पगले रुलाएगा क्या, करें आगे? करूं? देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रेडी? देखो, पहला क्वेश्चन, 2, 6, 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको, फाइंड सेवंथ टर्म। क्वेश्चन क्लियर है? उसने अपनी लैंग्वेज में ये भी बता दिया कौन सी वैल्यू निकालनी है, एन दे दिया इनडायरेक्टली। फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब ये एपीआई या जीपीआई ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद से अपनी समझ लगा के देखना है। जो टर्म्स उसने दी हैं वो एपी की है या जीपी की है?
एपी तो नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि डिफरेंस एक में 4 का है तो एक में तो बहुत ही बड़ा है। एपी तो नहीं है, पर जीपी क्यों है एक बार उसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म अगर हमारी 2 है तो रेशियो होती है सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो सेकंड टर्म क्या है 6/2, 3 और 18/6, तो यानी ये ठीक है, रेशियो सही बैठ रहा है। अब वेट, पहले एक चीज को अपने जहन में उतार लीजिए जरा। अगर मैंने बोला सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, ए की पावर 6। ऐसी 11th टर्म को आप क्या बोलोगे, ए आर की पावर 15th टर्म, ए आर की पावर 14, 20th टर्म, 6th टर्म, तो वही मैंने करा फिर 7th टर्म। क्लियर है? अरे आप तो बहुत शार्प हो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन में 2, आर क्या है 3। अब सुनो, कुछ बच्चे इसकी इंटू कर देते हैं, ऐसे इंटू नहीं हो सकती। ब्रैकेट लगाने के पीछे रीजन ये है कि पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व होगा हमेशा पावर। अगर 2 की पावर m है और 3 की पावर n है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है बिल्कुल। 2 को 3 से इंटू करके 6 नहीं लिख सकते आप, पावर n हटना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ हो गई, ये भी तो एक n की तरह ही है, तो इंटू नहीं होगी। पर 3 की पावर 6 तो कर ही सकते हैं, तो जो कि क्या आएगा 729, और 729 इंटू 2 14। ये क्लियर है बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, नहीं आया, वेट आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है? सुनो, जरूरी है इतना छोटा क्वेश्चन देगा वो आपको, पर शुरू के तो ऐसे ही है बुक में, जहां से कॉन्फिडेंस बनेगा। पर वेट, इफ थर्ड टर्म of GP is 27, ठीक है, लिख दिया तुमने 27? नहीं यार, अभी तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या। एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 729, तो फाइंड 10th टर्म एंड ऑल्सो फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब एन के टर्म्स में आंसर देना है। अच्छा ओके, करें स्टार्ट। लट दे फोन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है पहले वो लिख लो। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करोगे 27। अरे आप तो बहुत शार्प हो सच में। सिक्स टर्म क्या आएगा, ये क्लियर है बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे आप, ए आर की पावर 2। समझ तो मैं गया था, पर फिर भी याद रखो कि इसे सही बोलना है। गुड। इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 5। नहीं आ रहा समझ। अब क्वेश्चन में हमें देखो, जैसे नॉर्मल जब लीनियर इक्वेशंस होती थी तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते थे या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे। पर जब जीपी में हमेशा ज्यादातर आपको दो चीजें चिपकी हुई दिखेंगी, और जब इक्वेशन दो सॉल्व करनी हो और चिपकी हुई हो, तब आप एलिमिनेशन मेथड तो लगा नहीं सकते कि इसमें से माइनस कर दो, नहीं। तब आपको डिवाइड करना है, या फिर किसी एक को खाली करके दूसरे में ठोकना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा, सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट अपॉन सेकंड करो या सेकंड अपॉन फर्स्ट, या आपकी मर्जी है। ये क्लियर है? डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा, जो ए
LHS LHS के डिवाइड में चला गया, RHS RHS के डिवाइड में चला गया, ये कट गया, जहां एक कटा तो एक वैल्यू आराम से बची, R⁻³ काट पीट करके ये 27 आया है। Wait, अगर ये इवन पावर होती तो मैं प्लस माइनस में लिखता, और ऑड पावर होने की वजह से सिर्फ प्लस का। पहले क्लियर है? जहां R आया तो R के बिहाफ पे मैं क्या A निकाल सकता हूं, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, AR इज इक्वल AR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 27, R की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। नहीं 3 आई, नहीं आया समझ, तू डर गई? तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में A पता है, R पता है, और हमें पहले 10th टर्म बतानी है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा AR की पावर यानी 3, 3 की पावर, आंसर 3 की पावर। अब एक बोल रहा है nth टर्म बताओ, जनरल टर्म बताओ, AN बताओ, तो A3 3 की पावर। अगर ये मर्ज हो, ये बेस सेम है हालांकि, तो इसलिए मर्ज हो पा नहीं, तो यही छोड़ देता मैं आंसर को, यही आंसर है जनरल टर्म, पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए, पता ही बात। तो क्या बचा ये, इसे बोलते हैं जनरल टर्म। एन की टर्म्स में आंसर छोड़ना जनरल टर्म, और अगर वो जॉन सी बोल रहा है वॉन सी निकाल दी तो परफेक्ट आंसर तो आ ही रहा है। ये समझ आया? बोलो हाँ, आया समझ? ओके, वेट करते हैं। यही तो आंसर है, ऐसे छोड़ दो। आप आपको पेपर में देखो, आईएससी वालों को तो कैलकुलेटर अलाउ है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सीबीएसई वालों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए वो जहाँ आपको लगे ना पावर ज़्यादा जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 की पावर 7 बोलूँ, थोड़ी ना सॉल्व करूँगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये वैलिड माना जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा 11th क्लास में सीबीएसई के लिए बस, आईएससी के लिए नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आपको पूरा करना है। कर देना चाहिए पर अभी करा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है उसमें भी कई बच्चे साइंटिफिक यूज करने लगते हैं, और आपको साइंटिफिक अलाउ है, पर आफ्टर 12 साइंटिफिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एंट्रेंस में क्या होता है आप उसमें कई सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए भी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। जब भी जनरल टर्म बोला करे इसका मतलब एन की टर्म्स में आंसर निकालना है। चाहता तो मैं वही छोड़ देता पहले स्टेप पे, पर 3 और 3 सेम है, तो बेस सेम की वजह से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं आया समझ? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर दूं, आगे बढ़ जाऊं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो वेट, सुनो एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर रहा हूँ बस। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे को दिया 2 प्लस 8 32 एंड सो ऑन, और फाइंड जनरल टर्म बोला है। क्वेश्चन क्लियर है? तो इसमें बस ए और आर तो आप ही जानते हो, ए क्या है दीदी, आप तो बहुत शार्प हो, आप सबको समझ नहीं आया होगा कैसे करा दीदी, मैं बताता हूँ। देखो आया, यानी फोर्स, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या है 4 की पावर, आप यहाँ छोड़ सकते हो, पर मैंने क्या करा था मैं वो बताता हूँ। ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर की पावर क्या होती है इंटू हो जाती है, जब इंटू पावर होती है तो 2 की पावर 2n माइनस, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी थी बस, तो आंसर क्या गया,
नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आया? नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? है ना, पसीने से छूट जाते हैं। करें आगे? नेक्स्ट। हालांकि अब जो बातें बताने जा रहा हूँ वो किसी को बताता नहीं हूं मैं, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंट तो नहीं करोगे? अगर ए बी एंड सी इन एपीयू, if A, B and C are in Q, इससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। हालांकि ये छोटी सी चीज बनाई जा सकती है, B माइनस ए सी माइनस बी करके, बस याद रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब शो दैट वाले आएंगे तब ये बहुत जल्दी बताऊंगा मैं क्वेश्चन में कि बीच वाले का डबल अगर पहले और लास्ट वाले के सम के बराबर दिखा दिया आपने तो ये क्या कहलाएगा? एपी। अगर किसी क्वेश्चन में बीच वाले का डबल पहले और लास्ट वाले के सम के दिखा दिया तो वो क्या कहलाएगा? एपी। अगर बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के दिखा दिया तो वो क्या कहलाएगा? बस इसमें ये है। अब ये कैसा आया? बी अपॉन ए सी अपॉन बी, तो बी या ये यही मैं कह रहा था सबको। ठीक है, नहीं आया समझ? इसी प्रकार यहाँ पे समझेगा अर्थमेटिक मीन ए एम मतलब नहीं आया तो बना लो ना लो ये भी समझ नहीं आया तो ये भी समझ ले, इसमें क्या है? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है, डिफरेंस सेम, तो टू बी इज इक्वल टू क्या आ गया? नहीं आया समझ? क्या है छोटा सा इधर, और जीपी में रेशियो सेम होता है, बोलो हाँ। ये क्या गया? नहीं नहीं नहीं, क्या ठीक है? नहीं आया समझ? इन्हीं दोनों से हम नीचे के फॉर्मूले क्रिएट कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे मर्जी समझ लो। मैंने कहा अर्थमेटिक मीन ए एम, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू होता है, बनाया था अभी हमने, बोलो हाँ। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी बना के दिखाना है, ये ना स्क्वायर रूट कर देखते बीच वाली वैल्यू की। एग्जाम्पल कर देता हूँ इसके ऊपर, है ना। अगर मैंने आपसे कहा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 18, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? अरे वाह, आपको इंटू भी नहीं आती। अरे हाँ, अब कर लिया। तो 18 इंटू 2 36 होते हैं, और 36 का रूट प्लस माइनस है, प्लस और माइनस दोनों वैलिड है यहाँ पे। क्लियर है? मिसलेनियस में एक क्वेश्चन एग्जांपल में भी और क्वेश्चन में भी, दोनों में एक जगह ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 2, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, तो फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अभी करा दूंगा उस तरीके का, पहले ही समझ आया? हाँ, का कह रहा? नहीं बोलेगा, ज्योमेट्रिक मीन जब बोलेगा तो दो ही चीजें देगा, इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन दे सकता है, जो मैं अगले क्वेश्चन में कर देता हूँ। ये समझ आ गया? गुड क्वेश्चन दे दी, इसलिए मैं कह रहा था सब समझ लो एक बार कैसा है। देखिए, ए और बी के बीच में एक्स है, जिसने क्या बनाया है इसको? डीपी। डीपी की खासियत होती है कि रेशियो सेम होता है, तो मैं एक्स अपॉन ए लिख सकता हूं, एक्स की एक्स से इंटू हो गई, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी आ गया। क्लियर है? आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? देखो एक क्वेश्चन अभी जैसे अर्थमेटिक मीन वाले में करा था, ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, इंसर्ट
3 arithmetic means between 2 and 32. सुनो, अर्थमेटिक मीन वर्ड की जगह ज्योमेट्रिक मीन्स बोल दिया है, यानी जियोमेट्रिक बोलने से वो जीपी का फॉर्मेशन हो गया, यानी 2 से लेकर के दिस और 32, तो ये G1 G2 G3। फर्स्ट टर्म क्या हो गई 2, लास्ट टर्म क्या हो गई n, कितना हो गया, पक्का ना। अब यहाँ पे जीपी एपी में एपी का वाला फॉर्मूला लगाता nth टर्म का, जीपी में जीपी का लगाऊंगा, तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला क्या है an का, ए आर की पावर ए क्या है आर क्या है, यही पता होता तो खुद ही इंटू ना कर देता सबसे। ए एन क्या है और n-1 n क्या है 4, डायरेक्टली तो 4, ये इधर चला गया 16। बच्चों जब भी पावर इवन हटती है ना, 2 की पावर 4 है जैसे ये, तो 4 से 4 जब कटा तो r की वैल्यू प्लस माइनस लगाएंगे। इवन पावर जब भी हटती है तो प्लस माइनस लगाते हैं, ऑड पावर हटती है तो जैसा साइन है वैसा। क्लियर है। तो अब हमारे दो आंसर आएंगे, या तो r की वैल्यू 2 लेके, कहो तो डायरेक्ट G1 G2 G3 निकाल दूं। G1 से एक थॉट याद आ गई, बोल दो, पर पहले की स्टोरी सुना। 2 के साथ 2 की इंटू करी तो 4 8 16, अब -2 की इंटू करी तो पहले 2 थी तो 2 से इंटू कर दी तो -4, -4 की 2 से इंटू कर दी -2 से तो 8, फिर माइनस, फिर -2 से करोगे वापस 32 आ जाएगा। आया समझ। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो। जो मीटिंग क्वेश्चनों में बोलता रहेगा ना, काम क्या हो तो, ये तो टर्म्स पूछ रहा है, जो टर्म्स पूछ रहा है उसका कोई यूज ऐसा थोड़ी ना है। नहीं आया समझ। देखो हालांकि ये बातें किसी को बताता नहीं हूं, आप सबको बता रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी हो, ठीक है, बड़ी गहरी है बात, समझ आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कोई नहीं, आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी जो बात मैं बोल रहा हूँ स्टोरी में। जीवन में ना कई सारे आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, प्यार मोहब्बत की बातें भी होंगी समय के साथ। तो मैं उसी में एक छोटी सी स्टोरी क्लियर कर रहा हूँ। एक बार की बात है, दो भाई अपना समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं, तो क्या होता है दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा नोकझोंक हो जाती है, झगड़ा सा हो जाता है। तो बड़ा भाई छोटे भाई में एक खींच के झापड़ सा मार देता है। अब छोटे भाई को नेचो बात है चोट तो लगी है, तो उसे गुस्सा भी आता है, पर वो क्या करता है उस गुस्से को निकालने के लिए क्या करता है, भाई के सामने ही एक डंडी उठाता है। अब भाई बड़े भाई को क्या लगता है मारेगा, नहीं, पर वो क्या करता है रेत पर लिखता है आज मेरे बड़े भाई ने मुझे टाटा मारा। अब बड़ा भाई देख के शौक रहता है क्या करा, उसने अपना गुस्सा शांत भी हो गया उसका। ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे अकेला छोटा भाई टहल रहा होता है तो समुद्र किनारे, तो एकदम से समुद्र किनारे में लहर इतनी तेज आती है कि छोटा भाई एकदम से खिंच जाता है लहर की तरफ और वो डूबने लगता है। तो बड़े भाई जैसे ही देखता है तो वो उसे बचा लेता है पहुंच के। अब जैसे ही उसने बचाया तो वही वाली बात की, अब छोटा भाई क्या करता है एकदम से पत्थर उठाता है, उसे लगता है मारेगा, पर वो क्या करता है बड़े पत्थर की तरफ जाता है और बड़े पत्थर पे लिखता है आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। अब बड़े भाई को कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो छोटे भाई से पूछता है इधर आ, ये क्या करा तूने। तो वो कहता है देख भाई, जब तुमने मेरे को मारा था तो वो बातें मेरे को आहत करनी थी, तो हमेशा कभी भी कोई चीज गलत हमारे साथ हो ना तो उसे रेत रूपी चीजों पे लिखना चाहिए कि लहर आए और वो हट जाए। मतलब अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो उसे ज्यादा लंबे समय तक हमें याद नहीं रखना चाहिए, पर अगर कोई हमारे साथ अच्छा करे
तो अपने मन में हमें पत्थर रूपी चीज पे लिख लेना चाहिए जिसे हम जीवन भर भुला ना पाए। पर आजकल की जनरेशन क्या करती है, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर दे उसे तो जीवन भर याद रखना चाहती है, और कोई अच्छा कर दे तो उसे चंद लम्हों के लिए याद करना चाहते हैं। इसलिए लोग बाग आजकल तड़पते रहते हैं इस चीज में। समझ गए मेरी स्टोरी में? तो उसने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे को भी यही करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हमें लंबे समय तक याद रखना चाहिए, पर अगर कोई बुरा कर रहा है तो ठीक है, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, गलत शब्द भी यूज हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, पर आगे कर दोगे तो बाद में वो चीज आपको रियलाइज नहीं करेगी, अच्छा लगेगा फिर बाद में। तो इसलिए सिंपल एक थॉट में बोलना चाहूंगा, जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबा पर हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास और ना किसी को रहने दो। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे। और दीदी आप अपना नंबर सेव करा